लोग आईपीसी शुरू करते हैं और इंडियन पीनल कोड को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इसका जुडिक्शन कहाँ पर है, ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा, किन लोगों के ऊपर लागू होगा और इसका बेसिक्स क्या है। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो क्राइम में कवर होंगी, वो कौन सी चीज़ें हैं जो क्राइम हैं। ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो क्राइम हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ये एक्ट लागू होगा, तो इस एक्ट का जो जुरिडिक्शन है वो पूरे भारत में है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ये जो एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है या जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहां सबसे पहले हमको ये पता लगे कि ये इंडिया क्या है, भारत क्या है। भारत देश तो है, लेकिन भारत का जुडिक्शन कितना बड़ा है। आपने कहा कि ये एक्ट वहां लागू होगा जहां पर भारत है, इट्स अप्लाइज ऑन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर यह एक्ट लागू होता है। तो ये हिंदुस्तान के ऊपर लागू होता है जो चीज ये सेक्शन 1 कह रहा है, वो कौन सा हिंदुस्तान है और कहां तक है हिंदुस्तान। देखिए, इस विषय पर अगर हम बात कहें कि भारत कहां है, भारत वहां पर है जहां पर भारतीय लोग हैं, भारत का सिटीजन जहां पर है। भारत में भी भारत का सिटीजन है और भारत के बाहर भी भारत का सिटीजन है। भारत वहां है जहां पर भारत का फ्लैग लगा है, जिस टेरिटरी पर भारत का कंट्रोल है वो भारत है। अब क्या हो सकता है इसमें, भारत में टेरिटरी हो सकती है अगर कोई शिप किसी डीप समुद्र में जा रहा है और उसके ऊपर भारतीय फ्लैग लगा है, वो भारत सरकार के कंट्रोल में है और वहां पर कोई क्राइम होता है जो भारतीय दंड संहिता से प्रोहिबिटेड है, तो वो भारत है, उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू होती है, क्योंकि भारत का फ्लैग लगा है, भारत का कंट्रोल है। जिस टेरिटरी पर पूरे वर्ल्ड की फिजिकल या दूसरे तरह से भारत का कंट्रोल है, वो देश भारत है और वहां पर भारतीय दंड संहिता लागू होती है। जहां कहीं भी भारतीय सिटीजन है, क्योंकि लोगों के ऊपर ही भारतीय दंड संहिता लागू होगी, इंडियन पीनल कोड उनके ऊपर लागू होगा जो भारत के रहने वाले भारतीय सिटीजन हैं। जो भारत के सिटीजन हैं और भारत के बाहर हैं, उन्होंने कोई क्राइम किया है तो भारतीय दंड संहिता लागू होती है उनके ऊपर। भारतीय सिटीजन है, उसके ऊपर किसी और कंट्री में वो है और वहां पर क्राइम होता है उसके ऊपर, तो भारतीय दंड संहिता लागू होती है उसके ऊपर। कोई दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति भारत में आया है और भारतीय कानूनों के विरोध में उसने कार्य किया है और भारतीय दंड संहिता से जो रोका गया है वो काम करता है, तो वो भारत है, उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू होती है। क्योंकि हमारा सिटीजन कहां इन्वॉल्व है, या तो मेरा सिटीजन कहीं क्राइम करेगा या फिर मेरे सिटीजन के ऊपर क्राइम होगा। अगर मेरे सिटीजन के ऊपर क्राइम हुआ है तो हमको पूरा जुडिक्शन है कि हम उसका मुकदमा अपनी अदालतों में सुने, और यदि भारतीय सिटीजन ने कहीं भी क्राइम किया है तो हमको पूरा अधिकार होगा कि हम भारतीय दंड संहिता के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं। लेकिन जहां पर भारतीय फ्लैग है, उसका मतलब यह भी होता है कि जहां पर भारतीय एम्बेसी है और भारतीय एम्बेसी के अंदर कोई क्राइम होता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन दूसरे राष्ट्र की एम्बेसी अगर भारत में है और उस एम्बेसी के अंदर क्राइम होता है, तो भारत सरकार का जुडिक्शन नहीं लगता कि वो उस पर मुकदमा चलाए जब तक कि भारतीय सिटीजन उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर उनकी एम्बेसी के अंदर, किसी कंट्री की एम्बेसी भारत में है और उस एम्बेसी के अंदर कोई क्राइम हुआ, आपस में वो लड़े मरे, तो हमसे क्या मतलब, हु वी आर, हम तो कोई है ही नहीं। उनकी एम्बेसी जो हमने उनको लीज पे दे दी है जगह, उसके अंदर उन्होंने अपना फ्लैग लगाया है, उनका कंट्रोल है, उनके सिटीजन रह रहे हैं, हमारा जुडिक्शन नहीं लगता।
हमारा जुडिक्शन लगता है कब? जब मेरा सिटीजन इन्वॉल्व हो उस क्राइम करने में या उस व्यक्ति के ऊपर क्राइम हो रहा हो, तो हमारी भारतीय दंड संहिता उसके ऊपर लागू होती है। यह है भारत की डिफिनीशन, जिसमें वो कहता है, जिसके टाइटल में कह रहा है, द एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह भारत है। धारा 1 में जिस भारत की बात हम कहते हैं, यह भारत है, और इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी हिंदुस्तानी व्यक्ति रहेगा या हिंदुस्तानी व्यक्ति के ऊपर क्राइम होगा, वहां पर भारतीय दंड संहिता लागू होती है। जम्मू एंड कश्मीर को हमने स्पेशल प्रोविजंस में रखा है, हमारे न्यायालय वहां पर काम करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन हमने वहां पर भारतीय दंड संहिता को ही वहां के गवर्नर को सौंप रखा है। तो यही एक्ट चलता है, स्टेट अमेंडमेंट के साथ वहां लागू होता है। तो वहां पर भारतीय फ्लैग जरूर लगा है, लेकिन हमने उसको परमिशन दे रखी है। हमने उसको अनुच्छेद 370 का लाभ दे रखा है, आर्टिकल 370 का लाभ दे रखा है, और हमने उनको प्रॉमिस किया है कि जब भी कोई एक्ट तुम्हारे यहां बनेगा तो पहले तुम्हारे गवर्नर से सैंक्शन होगी, और तुम्हारा गवर्नर जब सैंक्शन करेगा तभी वो एक्ट वहां पर लागू होगा। तो हम डायरेक्ट वे में कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में दंड संहिता नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में वहां के गवर्नर से पूछने के बाद, जब वहां का गवर्नर उसको सैंक्शन दे देता है, तो उसके बाद भारतीय दंड संहिता वहां लागू होती है। लेकिन वहां रणवीर दंड संहिता के नाम से चलता है, रणवीर पीनल कोड। तो रणवीर पीनल कोड के नाम से चलता है, यही संहिता वहां चलती है, कोई अलग से संहिता नहीं है। अब गवर्नर से पूछने का मतलब है, गवर्नर तो भारत सरकार अपॉइंट करती है वहां, तो इनडायरेक्ट वे में बात वही है। लेकिन चूंकि हमने आर्टिकल 370 में उसको रखा है, इसलिए हम कहते हैं कि पहले आपकी लोकल जो लेजिस्लेशन है उससे एक बार सैंक्शन ले लेंगे, तभी हम उसको लागू करेंगे। ठीक है। अभी अपने सामने एक समस्या इस विषय पर आती है कि भारतीय सिटीजन अगर कहीं विदेश में है और उसके ऊपर कोई क्राइम होता है, तो विदेशी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उस कंट्री के अंदर, जो वहां का सिटीजन है, उसके ऊपर हम केस कैसे चलाएंगे? अगर भारतीय दंड संहिता उसके ऊपर लागू होती है, हमने कहा कि भारतीय दंड संहिता उसके ऊपर लागू होती, अगर भारतीय दंड संहिता उसके ऊपर लागू होती है तो उसके ऊपर हम केस कैसे चलाएं? इसके लिए हमको डिप्लोमेटिक रिलेशंस का सहारा लेना पड़ता है। भारत सरकार उस गवर्नमेंट से उस व्यक्ति को मांगती है कि इस व्यक्ति को हमको दे दीजिए, हम इसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। जैसे मुंबई हमलों में इन्वॉल्व कोई व्यक्ति पाकिस्तान का सिटीजन है आज की तारीख में, और उसने मुंबई में हमले करवाए हैं, उसकी क्या है, कॉन्स्पिरेसी का वो पार्ट है। तो उसने भारत सरकार के खिलाफ काम किया है, भारतीय सिटीजन के खिलाफ काम किया है, भारतीय जगह पर काम किया है, भारत के लोगों के खिलाफ काम किया है, लेकिन वो सिटीजन वहां का है। तो भारत सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन से उनसे मांगती है कि इन अपराधियों को हमको दे दीजिए ताकि हम इन पर मुकदमा चला सकें। तो क्या है, हम मुकदमा तो तभी चला पाएंगे जब मेरा जुडिक्शन लग रहा होगा। तो हमारा जुडिक्शन लगता है, हम ये कह रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन से हमको उसको यहां पर लाना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार की इन्फोर्सेबल मशीनरी वहां पर नहीं है, इसलिए हम उसको वहां से उठा के तो नहीं ला सकते। हम उस कंट्री से उसको उठा के नहीं ला सकते, लेकिन उस कंट्री से मांग सकते हैं कि इसको हमको सौंप दिया जाए ताकि हम इस पर मुकदमा चला सकें। यही हाल आपके बहुत सारे, अबू सलेम को हम लेके आए वहां से, पुर्तगाल से, और उसके खिलाफ मुकदमा भारत में चलाया। बहुत सारे लोगों को हम भारत लेके आते हैं। अब दलाई लामा का प्रकरण चल रहा है, जो चाइना के अपराधी हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनको शरण दे रखी। तो चाइना भारत से मांगता है कि हमको दे दो ताकि हम इस पर मुकदमा चला सकें। उनका जुडिक्शन लगता है, क्योंकि उनके लॉस के अनुसार उनके सिटीजन के खिलाफ वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, उनके संविधान को मानने से मना कर रहे हैं, उनकी संप्रभुता को मानने से मना कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो उन पर मुकदमा नहीं चला सकते। भारत की संप्रभुता अपनी है तो उनकी मशीनरी यहां काम नहीं करेगी, लेकिन भारत सरकार से डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो उनको मांग सकते हैं, मांगने के बाद वो उस पर मुकदमा चलाएं। मना कर ही देते हैं, कंट्री मना कर देते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन से मांगिए, आप फिर अमेरिका हो जाइए, नहीं तो नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। इंटरनेशनल लॉ में
हर एक कंट्री की संप्रभुता को अक्षुण्ण माना गया है और उसमें किसी दूसरे कंट्री को राइट नहीं होगा कि वो उसमें इंटरफेयर करे। फिर आप अमेरिका हो जाइए और कहिए लादेन अफगानिस्तान में है, हम हमला करके उसको ले लेंगे। आप कहें कि लादेन अफगानिस्तान में हम हमला करेंगे, फिर आप कहें लादेन इराक में है, हम हमला करेंगे, तो वो तो शक्ति की बात तो अलग ही होगी। शक्ति प्रदर्शन तो आप करने के लिए फिर चाइना पे कब्जा कर लीजिए, वहां से उठा लाइए, पाकिस्तान पे कब्जा कर लीजिए, वहां से उठा लाइए, चाइना हम पे कब्जा कर ले, यहां से उठा ले जाए। लेकिन हमारी संप्रभुता की जहां पर बात आएगी, वहां पर वो हमसे पूछे, हमसे मांगे, क्योंकि उनकी इन्फोर्सेबल मशीनरी भारत में काम नहीं करती। भारत में अगर काम करती है तो भारतीय इन्फोर्सेबल मशीनरी काम करती, भारतीय मशीनरी से वो मांगे, भारतीय मशीनरी उनको गिरफ्तार करके सौंप देगी यदि वो चाहेंगे तो। लेकिन इस विषय पर भी, जैसे दलाई लामा का प्रकरण है, इस विषय पर भी पॉलिटिकल असाइलम इज द डिफरेंट थिंग। तो पॉलिटिकल असाइलम एक्ट बने हुए हैं, शरणार्थियों के एक्ट बने हुए हैं इंटरनेशनल स्तर पर। तो शरणार्थियों के एक्ट के अनुसार उन्होंने हमारे यहां शरण ले रखी है, या किसी और कंट्री में किसी ने शरण ले रखी है। जहां शरण ले रखी है तो शरणार्थी विधियों के अनुसार ले रखी है। अगर कोई दूसरा कंट्री उन पर प्रेशर भी मारता है तो फिर इंटरनेशनल लॉ से इंफ्रिंजमेंट होगा, यूएनओ इसमें काम करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल प्रोटेक्ट करेगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग तरह से अलग विषय है। लेकिन हमारा विषय यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय सिटीजन किसी दूसरे कंट्री में कोई अपराध करता है तो वहां गिरफ्तारी हो जाएगी उसकी, भारत सरकार उसको मांगेगी और कहेगी हम अपने यहां मुकदमा चलाएंगे। अगर भारतीय सिटीजन के ऊपर कोई अपराध होता है तो भारत सरकार उससे मांगेगी, कहेगी मेरे सिटीजन के खिलाफ अपराध किया है इसलिए इसको मुझे दे दीजिए। वहां के लॉज के अनुसार अगर वहां की डिप्लोमेसी ये स्वीकार कर रही होगी कि ले जाना ठीक है तो ठीक है, दे देंगे। अगर वहां की डिप्लोमेसी कह रही होगी कि नहीं ले जाना ठीक नहीं है साहब, उनके कानून और हमारे कानूनों में फर्क है और उनके लॉज के ऊपर मेरे लॉ जो हैं वो उनके लॉ प्रिवेल हो जाएंगे, अगर वो ले जाएंगे तो हमारे लॉज का वायलेशन हो रहा है, तो वो कहते हैं साहब आप ले जाओगे तो हमारे लॉज का वायलेशन हो जाएगा, इसलिए हम नहीं देंगे। कहीं मृत्युदंड के प्रावधान नहीं है, मुंबई हमलों में जो दोषी हैं उनको तो सजाए मौत मिलेगी। जिस कंट्री में वो रह रहे हों, जिन्होंने शरण ले रखी हो, वो कंट्री कहता है कि हमारे यहां तो मृत्युदंड के प्रावधान ही नहीं है और भारत में चला गया तो इसको मृत्युदंड मिलेगा, यानी कि हमारे कानूनों का उल्लंघन होगा, अतः हम आपको नहीं देंगे। ये सब पॉलिटिकल मैटर फंसते हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से गवर्न होते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह देते हैं कि हमारा जुडिक्शन लगता है, अगर वो हमको मिल गया तो हम मुकदमा चला लेंगे। फिर उस विषय पर हमें किसी उस कंट्री से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमको पकड़ में आ गया, भारत में पकड़ा गया, अभी आपने देखा कि गोवा में कुछ इस तरह के अपराध हुए या कुछ और बीचों पे अपराध हुए जो वहां के नागरिकों ने आखिर भारत में करे, या वहां के नागरिकों के ऊपर भारत के लोगों ने किए, रेप केस वगैरह आ गए, तो उन केसेस में वो कंट्री मांग रहे हैं कि आप हमको दे दीजिए, इस आदमी ने अपराध किया है। हम कह रहे हैं कि हम अपने कानूनों के अनुसार उनके खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं और इंसाफ करेंगे। वो व्यक्ति यहां पर आकर अपराध करता है, जैसे कोत्रोची का मामला ले लीजिए, तो कोत्रोची ने भारत में अपराध किया, भारत सरकार के खिलाफ अपराध किया, भारत का जुडिक्शन लगता है, लेकिन वो इटालियन नागरिक है। तो हम इटली की सरकार से लगातार कोत्रोची को मांगते रहते हैं कि आप हमको दे दीजिए, हम इसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम तो सुप्रीम हैं, हम बॉस हैं, तुम इंडियन तो साले बेवकूफ होते हो और हम बहुत बड़े डिप्लोमेटिक लोग हैं, हम बहुत होशियार लोग हैं, इसलिए हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो सब करवाया ही था, और हम दे देंगे तो फिर क्या है, उसको फांसेंगे, कल से कौन आएगा उस करने के लिए भारत में। उनका अपना विचार है और हमारा अपना विचार है। इसलिए यह बात क्लियर हो जाती है कि किन मामलों में भारतीय दंड संहिता लागू होती है, किसके ऊपर लागू होती है और किस स्थान पर लागू होती है। क्लियर है ये बात। ये 1860 का एक्ट है जिसमें गवर्नर जनरल की एसेंट 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी, 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी। ठीक है, धारा 1, 2, 3, 4, 5 में उन्होंने इस बात को बताया है कि कहां कहां पर इंडिया है, कौन कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें भारत सरकार मुकदमा चला लेगी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस होते हैं तो भारत सरकार कैसे मुकदमा चलाएगी, या टेरिटरी के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति अपराध करता है तो कैसे मुकदमा चलाएगी, जिसकी थीम हमने आपको बता दी है कि फॉर्मूला क्या है। अब हमने जब ये जान लिया कि भारतीय दंड संहिता लागू होती है, तो भारतीय दंड संहिता लागू होने के पीछे क्या प्रावधान है। आखिर
दंड क्या है, क्राइम है क्या। तो अगर हम क्राइम की डिफिनीशन समझ लेंगे कि क्राइम है क्या, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि किसके खिलाफ हमको मुकदमा चलाना है और किसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाना है। ये क्राइम की जो डिफिनीशन है, एक कई लोगों ने डिफिनीशन देने का प्रयास किया है, लेकिन एक लाइन में हम अगर कहें, एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय इंस्टीट्यूट और इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर, ऐसा कोई भी कार्य जो उस देश ने रोका हो, उस देश के कानूनों ने उसको रोक दिया हो और उसको पनिशेबल बनाया हो, उन कानूनों के अगेंस्ट में जाना ही क्राइम है। जैसे आपको बोला कि कुछ कंट्रियों में दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, चौथा विवाह अपराध नहीं है। जैकब जुमा साहब ने छठा विवाह किया और वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। वो छठा विवाह करते हैं, अपनी अलग अलग रानियों को अलग अलग जगह पर ले जाते हैं राष्ट्रपति। तो उनके यहाँ क्या है, वो एक आदिवासी कबीले को बिलोंग करते हैं और आदिवासी कबीले में कितने भी विवाह करना प्रोहिबिटेड नहीं है। उनके यहाँ विवाह नाम का कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ एक विवाह से के बाद दूसरा विवाह करना पत्नी के जीवित रहते या पति के जीवित रहते बिना विवाह विच्छेद हुए अपराध है। वो बाइगामियस एक्टिविटी कही जाती है कि वो उसने द्विविवाह किया है। तो हमारे यहाँ द्विविवाह अपराध है, लेकिन उनके यहाँ द्विविवाह अपराध नहीं। तो अब ये जो द्विविवाह है, दूसरा विवाह है, वो दूसरा विवाह अपराध का आधार क्या होगा? आधार ये होगा कि यदि किसी कंट्री ने या किसी लॉ ने किसी कार्य को करना प्रोहिबिटेड किया है, किसी कार्य को करना रोका है, और वो कार्य अगर किया जाता है तो वो अपराध कहलाएगा। ये अपराध की एक सिंपल डिफिनीशन है। राइटर्स ने अलग अलग डिफिनीशंस देने का प्रयास किया है, लेकिन हम ये मान कर चलें, भारत में भारतीय दंड संहिता या किसी और पीनल लॉ से यदि कोई कार्य रोका गया है और वो कार्य भारत में किया जाता है तो वो अपराध है। भारत में क्राइम की डिफिनीशन अगर आप लगाएंगे, वॉट एवर द एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पीनल कोड और बाय अनदर पीनल लॉज एप्लीकेबल इन इंडिया इज द क्राइम। वो इंडियन पीनल कोड से रोका गया हो या किसी और पीनल विधि से या कोई और दंडिक विधि से उसको रोका गया हो, ऐसा कोई कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो भारत में क्राइम है। और जो कार्य कुछ करने के लिए नहीं रोका गया है वो भारत में क्राइम नहीं है। ये किसी कंट्री में क्राइम नहीं होता। अगर वहां का कानून परमिट करता है तो वो क्राइम नहीं है। तो जिस कंट्री का कानून उसको रोकता है वहां पर वो अपराध की डेफिनेशन में आता है। और यदि किसी संहिता के द्वारा, यदि किसी कोड के द्वारा, यदि किसी लॉ के द्वारा या कोई दंडिक विधि के द्वारा कोई कार्य रोका गया हो तो वो क्राइम है। भारत में हम उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। ये क्राइम की एक सिंपल डेफिनेशन है। इसको दिमाग में रखते हुए ही हम काम करेंगे। अब अपने पास एक नया सवाल पैदा होता है कि क्राइम तो व्हाटएवर इज प्रोहिबिटेड आपने कर दिया, ये जो प्रोहिबिशन है इसके पीछे बेस क्या है? जो आपने क्राइम को प्रोहिबिटेड कहा है उसके पीछे बेस क्या है? आपने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती है आपके द्वारा तो यह क्राइम है। किसी व्यक्ति की मृत्यु आपके द्वारा हो जाती है वो क्राइम है, तो डॉक्टर से भी मृत्यु हो जाती है तो वो क्राइम होगा। अभी इसमें जो सवाल पैदा होगा वो ये है कि व्हाट देयर वाज द मेंसरिया और नॉट, वहां पर दुराशय था या नहीं था? व्हाट वाज द इंटेंशन टू डू द क्राइम, व्हाट वाज द इंटेंशन टू डू द एक्ट? आप उस कार्य, जिस कार्य के लिए उसको अपराध या अपराधी बना रहे हैं, क्या वो कार्य करना भारत में वो कार्य करने के पीछे इंटेंशन था, क्रिमिनल इंटेंशन था? ये जो इंटेंशन की गुत्थी है ये पूरे वर्ल्ड में मेंसरिया से सॉल्व होती है। बट याद रखने की बात यह है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। भारत में मेंसरिया इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट, बट इट इज एप्लीकेबल इक्वली एज एप्लीकेबल इन अदर कंट्रीज। भारत में मेंसरिया वैसे ही लागू होती है जैसे कि दूसरे कंट्रियों में लागू होती है।
लेकिन भारतीय दंड संहिता ने मेंसरिया को कहीं नहीं बताया। उसका इंटेंशन, उसने जितने कानून बनाए हैं वो सब मेंसरिया को दिमाग में रखते हुए बनाए। इसलिए भारतीय कानून कहता है कि इफ द एक्ट इज प्रोहिबिटेड एंड नॉट एग्जेम्प्टेड बाय द लॉज ऑफ एग्जेम्पशन, देन दैट इज द क्राइम। सीधी सी बात, जो कार्य रोका गया है और उस कार्य के करने में आप एग्जेम्प्टेड में नहीं आते हैं, उस कार्य को करने के लिए आपको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से आप अपराधी हैं। यह भारत में एप्लीकेबल है, यह भारत में इस तरह का कानून चलता है। ठीक है, तो अब ये मेंसरिया का जो खेल है, यह मेंसरिया आई कहां से? मेंसरिया जहां से आई, वो अगर हमको पता लगे कि मेंसरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो शायद हम इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। इसके लिए आपके पास दो मैक्सिम हैं। एक मैक्सिम है एक्टस मी इनवाइटो फैक्टर नॉन इट्स इस्ट मेंसरिया। एक्टस मी इनवाइटो नॉन इज मेंस एक्टस, यानी कि एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ है उसके लिए मैं अपराधी नहीं हूं। एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन इस्ट मेंसरिया। जो कार्य मेरी इच्छा से नहीं हुआ है उस कार्य के लिए मैं अपराधी नहीं हो सकता। एक तो ये मैक्सिम है। दूसरी मैक्सिम इसमें एक और काम करती है और वो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, जिसमें वो कहता है एक्ट एलोन डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के आधार पर गिल्टी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस कार्य को करने के पीछे उसका इंटेंशन ना हो। ये दो मैक्सिम है आपके पास। ये दो मैक्सिम मेंसरिया के फॉर्मूले को चरितार्थ करते हैं। लेकिन मेंसरिया तक पहुंचने के लिए हमको एक लंबी सीरीज तैयार करनी पड़ेगी कि आखिर मेंसरिया तक पहुंचे कैसे। उसके लिए आपके पास एक सीरीज बना लीजिए। सबसे पहले लिखें मोटिव, फिर विल, फिर मेंसरिया। मोटिव एरो लगाइए, विल एरो लगाइए, मेंसरिया एरो लगाइए, प्रिपरेशन प्लस, प्रिपरेशन को प्लस करिए, प्रिपरेशन प्लस अटेम्प्ट और एरो लगा के इंजरी। ये जो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट है, ये दोनों मिलाकर एक्टस रियूज कहे जाते हैं। इसको ब्रैकेट में अंडर एक ब्रैकेट लगाइए, नीचे से एक ब्रैकेट लगाकर उसमें लिखिए एक्टस रियूज। तो हम इसको एक्टस ACTUS एक्टस रियूज, ये दोनों मिलाकर एक्टस रियूज कहे जाते हैं, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। हालांकि हमने उसको तोड़ के लिखवाया है ताकि हमको वो सीरीज आसानी से समझ में आए। देखिए मोटिव, ये मोटिव कहां से पैदा हुआ? कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर हमारे दिमाग में एक पॉइंट क्लिक किया होगा, कुछ देखकर, कुछ सुन के, कुछ समझकर या किसी और से प्रेरणा लेके कहीं ना कहीं एक बार क्लिक किया, काश मैं भी। उसके दिमाग में आता है तेंदुलकर को खेलते देखा जब वो छोटा था, बोले बहुत मार रहा है, काश मैं भी तेंदुलकर होता। दैट वॉज द मोटिव क्रिएटेड बाय, मोटिव इज क्रिएटेड बाय द इंस्पिरेशन ऑफ अदर्स। कहीं और के इंस्पिरेशन से, कुछ और देखने के बाद या किसी कार्य को करने के बाद या किसी के द्वारा जाति लेने के बाद या किसी के अच्छाई लेने देखने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात आई कि काश मैं भी ऐसा होता। जब उसके दिमाग में यह बात आई काश मैं भी ऐसा होता, इट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं बीज पड़ गया है। दैट बीज, जिस सीड की बात कर रहे हैं, दैट इज द मोटिव। वो मोटिव है, वो सीड ही मोटिव है। मोटिव के बाद उसकी विल, इच्छा जागृत हुई। क्लिक किया कहीं से, फिर उसकी इच्छा जागृत हुई, मैं ऐसा करूंगा,
आई विल बी द तेंदुलकर, मैं तेंदुलकर बनूंगा, मैं तेंदुलकर बनूंगा। उसने अपनी इच्छा को फिक्स कर लिया, आई शैल बी द तेंदुलकर। अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ इतना सोचा है कि मैं तेंदुलकर बनूंगा, अपनी इच्छा जागृत कर ली। जब उसकी विल बनी तो उसने उस पर डिजाइन करना शुरू किया। हाउ? डिजाइन ओनली, नथिंग एल्स, डिजाइन। जैसा कि भारतीय लोगों का एक नेचर है कि वो सोचते बहुत ज्यादा हैं, काम बहुत कम करते हैं। प्लानिंग बनाने में बड़े परफेक्ट हैं। शाम को जब सोए तो सुबह की प्लानिंग बनाई, ऐसे जाऊंगा, ऐसे कहूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और सवेरे वहां गए तो फिस हो गए। दैट इज द डिजाइन। डिजाइन आपने दिमाग में बनाई, उस किसकी? उसके पीछे बेस क्या था? दैट वाज द विल। जो विल आपकी थी, जो इच्छा आपकी जागृत हो गई थी, मोटिव को फॉरवर्ड करते हुए, मोटिव को फॉलो करते हुए। और मोटिव आया था कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन से, कुछ देख के, कुछ समझ के, कुछ सोच के। उस मोटिव से विल जागृत हुई, और विल को फॉलो करते हुए उसने एक एक्टिव डिजाइन बनाई टू डू समथिंग। दैट एक्टिव डिजाइन इज मेंसरिया। ये एक्टिव डिजाइन ही दुराशय है, या उसकी इच्छा को बनाने वाला है। दैट एक्टिव डिजाइन इज कॉल्ड द मेंसरिया। एंड मेंसरिया, जो डिजाइन उसने बनाई, उस डिजाइन को फॉलो करने के लिए उसने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। बैट लाया, बॉल लाया, विकेट लाया, पैड लाया, हेलमेट लाया, ग्लव्स लाया, कुछ उसने प्रिपरेशन करनी शुरू करी। कब? मेंसरिया के बाद। तो पहला काम आया मेंसरिया। एक्टिव डिजाइन होना जरूरी है, क्योंकि आप पागल नहीं है कि किसी भी दिशा में उठेंगे और चल देंगे, कुछ भी हुआ तो झूमने लगे। आप पागल नहीं हैं। आप कौन है? आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग का ये नेचर होता है कि ही हैज टू वर्क विद द डिजाइन। वो जब भी कोई काम करना शुरू करता है तो एक डिजाइन के साथ करना शुरू करता है। और अगर उसके पीछे डिजाइन नहीं थी तो धोखा हो गया होगा, मिस्टेक हुई होगी, विदाउट इंटेंशन हुआ होगा। तो फिर मैक्सिमम कौन सी मिलती है? एक्टस नॉन फेसिड निसी मेंसिट्रिया। ऐसा कोई भी कार्य मेरा जो मैंने बिना इंटेंशन के किया है, उसके लिए मैं अपराधी नहीं हो सकता। और ये इंटेंशन क्या है? दैट इज द मेंसरिया। ये एक्टिव डिजाइन थी कि मैंने सिस्टमैटिक प्लान्ड वे में एक डिजाइन बनाई, और डिजाइन बनाने के बाद प्रिपरेशन करनी शुरू करी। अब वो बैट इकट्ठा करना हो सकता है कि वो क्रिकेट खेलने के लिए कर रहा हो, या हो सकता है किसी की खोपड़ी फोड़ने के लिए कर रहा हो। खोपड़ी फोड़ने के लिए कर रहा था तो वो इविल इंटेंशन कहलाएगा, और वो अगर क्रिकेट खेलने के लिए कर रहा था तो फिर वो गुड इंटेंशन कहलाएगा। दैट इविल इंटेंशन इज द मेंसरिया। ये इविल इंटेंशन ही मेंसरिया है, दुराशय। और गुड इंटेंशन है तो बल्ले बल्ले है, ये तो करने के लिए आप पैदा ही हुए हैं, ह्यूमन बीइंग है। आपका प्रादुर्भाव ही इसी कारण हुआ है। आपने जन्म इसलिए लिया है कि आप लोगों की भलाई कर सकें और भले काम करें, टेररिस्ट न बने। इसलिए आपका जन्म हुआ है कि आप अमन फैलाएं, शांति फैलाएं। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। तो उसका क्रेडिट नहीं आपको कोई कुछ मिलेगा। आप अच्छा काम करने के लिए ही बने हैं। एक बाइक आपने खरीदी जो चलने के लिए बनी है, आपको ढोने के लिए बनी है, वो ढो के कहीं ले जाती है तो उसका क्रेडिट नहीं कुछ उसको मिलेगा, क्योंकि वो उसका कार्य ही है ये। लेकिन वो खराब हो जाएगी तो उसको गालियां जरूर मिलेंगी। तो इविल इंटेंशन जहां पर हो जाता है, गुड इंटेंशन के लिए तो हम कहते हैं इंसान बना है, इसीलिए वो इंसान है। वो शेर कौवा जानवर नहीं है, कुत्ता नहीं है। वो गुड इंटेंशन के साथ काम करता है, ये उसका नेचर है। इविल इंटेंशन के साथ काम करता है तो वो मेंसरिया है। वो मेंसरिया इविल इंटेंशन के साथ उसने प्रिपरेशन करनी शुरू की, और जो उसने प्रिपरेशन करी उसके लिए उसने अटेम्प्ट कर दिया। बैट बॉल लाया था और उसने ला के किसी की खोपड़ी में बल्ला मार दिया। कहने लगा ये बॉल खूब बड़ी फुटबॉल जैसी दिखाई देती है, इसको मारो तो ये कितनी दूर जाएगी? बोले अल्लाह मियाँ के पास चली जाएगी, खेल इसका खत्म हो जाएगा। एक शॉट में छक्का चौवा पंजा छक्का जो भी चाहो सो लग जाएगा, बिल्कुल पार हो जाएगा। कैसे किया इसने? विद द इविल इंटेंशन। और इविल इंटेंशन के साथ अगर उसने प्रिपरेशन की थी और उस प्रिपरेशन को फॉलो करते हुए उसने अटेम्प्ट किया था और उसका परिणाम इंजरी हुआ था, तो क्राइम है। अब सोच के देखो इसमें कि आपने एक मोटिव बना,
विल हुई, मेंस रिया भी थी, प्रिपरेशन भी की, अटेम्प्ट नहीं किया, इट्स ए क्राइम और नॉट? क्या यह क्राइम है? तो वो कहता है कि मेंस रिया इज इटसेल्फ नॉट ए क्राइम, इविल इंटेंशन इज इटसेल्फ नॉट ए क्राइम। खाली खाली इविल इंटेंशन क्राइम नहीं हो सकता। क्राइम के लिए क्या चाहिए? क्राइम के लिए, क्राइम करने के लिए अटेम्प्ट होना जरूरी है। खाली प्रिपरेशन भारतीय दंड संहिता में कुछ प्राविधानों को छोड़कर, कुछ जगहों पर छोड़कर 4-5 चीजें दी हैं जिसमें प्रिपरेशन अपराध है। जैसे कॉइन बनाने के लिए आपने मशीन इकट्ठी करी, टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, कोई रेप करने के लिए, या कोई करेंसी बनाने के लिए, भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए आपने प्रिपरेशन की, वो तो अपराध है प्रिपरेशन। इसके अलावा प्रिपरेशन कहीं अपराध नहीं है। तो आपने प्रिपरेशन करी, क्या किया? आप एक रिवॉल्वर लाए, आपने उसमें सफाई करी, उसमें कारतूस भरा, कारतूस भर के यूं किसी को दिखाया, ऐसे दिखाया और दिखा के जेब में रख लिया। इच्छा तो थी मारने की, पर हिम्मत नहीं पड़ी और जेब में रख लिया। इट्स ए क्राइम? नो, नॉट एट ऑल, ये क्राइम नहीं है। और दिखाकर आप उसको अगर भय में डालते तो कहीं ना कहीं क्राइम हो जाता, क्योंकि सामने वाले को इंजरी हो गई, चाहे वो मेंटल इंजरी हुई हो चाहे फिजिकल इंजरी हुई हो। आपने कहा हो कि मैं तुमको गोली मार दूंगा और वो डर गया, हमला है। इंजरी नहीं हुई, फिजिकल इंजरी नहीं हुई, मेंटल इंजरी तो हुई, और अगर मेंटल इंजरी हुई है तो कहीं ना कहीं क्राइम में कवर होगा वो। इसलिए वो कहता है कि खाली प्रिपरेशन, आप बंदूक बड़ी अच्छी सी नाल उसकी साफ करते रहे और देखते रहे और सोचते रहे कि मैं मार दूंगा आने दो, मार दूंगा आने दो, और सब कुछ आपने बढ़िया से तैयार कर लिया था, लेकिन जब सामने आया तो आपके हाथ पैर कपने लगे और मुंह घुमा खड़े हो गए। इट्स ए क्राइम? नो, बट देयर वाज द इविल इंटेंशन। वहां पर मेंस रिया तो थी, वहां प्रिपरेशन भी थी, वहां मोटिव भी था, वहां विल भी थी। तो मेंस रिया खुद में अपराध नहीं होती जब तक कि उसके लिए अटेम्प्ट न किया जाए या कुछ मामलों में उस पर प्रिपरेशन न की जाए। आपके दिमाग में रहता है कि भारत सरकार बड़ा गंदा काम कर रही है और भारत सरकार देश को डुबो रही है, बेच के यूरोप में पहुंचाए दे रही है, अमेरिका में सब धन भरे दे रही है। आपको बड़ा गुस्सा है, आप प्लानिंग करते हैं कि मैं इनको मार दूंगा, उनको मार दूंगा, सरकार खत्म कर दूंगा, नेता मार दूंगा, और प्लान करते हैं कैसे मारूं, क्या करूं। बट इट्स नॉट ए क्राइम, क्योंकि क्राइम का जब प्लान बना, जो डिजाइन बनी, उसका इंप्लीमेंटेशन में आना बहुत जरूरी है। अगर वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया तो आपके मस्तिष्क के काम को कोई कैसे पढ़ेगा और कैसे आपके खिलाफ मुकदमा करेगा? कौन सा ऐसी मशीन लगाएगा जिसमें कहेगा साहब ये डिजाइन इनकी थी, मैंने निकाल ली अंदर से, मशीन लगा के स्कैन कर ली, और ये डिजाइन साहब है, ये क्राइम करने चाह रहे थे। ऐसी कोई मशीन तो अपने पास है नहीं जिससे हम ये पता कर सकें कि इसके दिमाग में डिजाइन क्या थी। या कोई प्रिपरेशन भी की किसी ने तो अपने पास कोई मशीन ऐसी नहीं कि इस प्रिपरेशन के नतीजा ये गोली मार ही देगा। वो कह रहा मैं तो यूं ही साफ कर रहा हूं नाल साहब, मैं रोज साफ करता हूं। तो क्राइम होना जरूरी है, अटेम्प्ट होना जरूरी है एटलीस्ट। अब इसका दूसरा पहलू देखो, जब आप कहते हैं कि अटेम्प्ट होना जरूरी है, देयर वॉज द अटेम्प्ट, देयर वॉज द इंजरी, प्रिपरेशन भी हुई, अटेम्प्ट भी हुआ, इंजरी भी हुई, बट देयर वॉज द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया। लेकिन मेंस रिया वहां पर एब्सेंट थी। इट्स ए क्राइम? नो, ये क्राइम नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर भी प्रिपरेशन करता है, एक डिजाइन भी बनाता है, प्रिपरेशन भी करता है, पेट फाड़ के ऑपरेशन भी करता है, इंजरी भी होती है, टांके भी लगाता है, मर भी जाता है। But it's not a crime because it was not started with the active design with evil intention. क्योंकि वो evil intention के साथ डिजाइन नहीं बनी थी, डिजाइन तो बनी थी लेकिन इंटेंशन उसका evil नहीं था। और अगर किसी का इंटेंशन evil नहीं था, गलत नहीं था, तो वो अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए मेंस रिया का रोल सिर्फ इतना है कि वो कैटलिस्ट का काम करती है, टू प्रूव और टू डिस्प्रूव। बट मेंस रिया इटसेल्फ इज नॉट ए क्राइम। मेंस रिया खुद में क्राइम नहीं है। मेंस रिया होने से, इविल इंटेंशन होने से क्राइम सिद्ध नहीं हो जाता। यानी कि इविल इंटेंशन खुद में
क्राइम नहीं कहा जा सकता। क्राइम कहना है तो किसको कहोगे? उस इंटेंशन के साथ प्रिपरेशन और अटेम्प्ट भी हुआ हो, इंजरी हुई हो या ना हुई हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर हुआ हो। आपने गोली चलाई, उसके लगी नहीं, आपने गोली चलाई, आपका कारतूस मिस कर गया, आपने गोली चलाई, किसी ने बचा लिया, आपने गोली चलाई, कारतूस उल्टा काम कर गया, लेकिन आपने तो इविल इंटेंशन के साथ अटेम्प्ट कर लिया। अगर वो कारतूस चल गया होता तो सामने वाला तो मर ही गया था ना। आपने तो मारी डाला अपने मन से, बचा कहां वो? उसको ऊपर वाले ने बचाया, आपने तो उसको मार दिया। इसलिए अटेम्प्ट किया है, इंजरी हुई हो या ना हुई हो, अटेम्प्ट अपराध है स्वयं में। लेकिन खाली प्रिपरेशन कुछ मामलों को छोड़कर अपराध नहीं। सपोज धारा 309 इंडियन पिनल कोड के तहत आत्महत्या का प्रयत्न करना अपराध है। आप दौड़ते हुए गए, एक कुएं पर आप खड़े हुए, आप कह के जा रहे थे मैं कुएं में डूब जाऊंगा, आप दौड़ते हुए गए, कुएं पर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद गिरने से पहले जैसे ही आप ऐसे झुके, आपने नीचे देखा और खाई समझ के बड़ा डर लगा और पीछे आ गए, या आप जैसे ही ऐसे गए वैसे ही किसी ने आपको पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। ये प्रिपरेशन थी, अटेम्प्ट नहीं था। अटेम्प्ट तब होता जब वो अपना कंट्रोल खो देता, जब वो उस कुएं की दीवार पर खड़ा होकर अपना कंट्रोल खो देता और नीचे अपने आप को धकेल देता, फिर कोई बचाता, तो वो अटेम्प्ट था। लेकिन उसने अपने आप को चूंकि अभी तक धकेला नहीं है, क्या किया? सिर्फ प्रिपरेशन, कुएं पे खड़ा होकर प्रिपरेशन कर रहा था, ये झांक रहा था कूद पड़ेंगे। तो प्रिपरेशन करना अपराध नहीं है, वहां पर अपराध नहीं होता और वो अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस नहीं बनता। अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस बनता है जब वो गिर जाता और गिरे हुए को कोई नीचे से पकड़ के घसीट लेता, उसका हाथ पकड़ लेता। फिल्मी स्टाइल में हीरो आता या हीरोइन आती और हाथ पकड़ के लटक जाती, कहती नहीं मरोगे नहीं, तुम्हें तुम्हारी जरूरत है इस संसार को। वो अटेम्प्ट टू सुसाइड होता। लेकिन उसने चूंकि अपना शरीर छोड़ा नहीं, अपना बैलेंस नहीं छोड़ा, तो वो प्रिपरेशन तक आता है और प्रिपरेशन अपराध नहीं है। प्रिपरेशन अपराध जिन मामलों में होती है वो हमने आपको बताया, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, कोई कॉइन बनाने के लिए, कोई करेंसी बनाने के लिए, डकैती डालने के लिए, ठीक, ये सब प्रिपरेशन भी अपराध है। आप मशीनरी लेके आए, एक नोट छापने वाली मशीन, तो मशीन पकड़ लेगी सरकार, तो आपको हम तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट छापेगा, तो फिर आप दोषी हो जाएंगे। डकैतों की टोली जा रही है डकैती डालने के लिए, रास्ते में अभी डकैती डाली नहीं, पुलिस ने पकड़ लिया, बोले हमने अभी डकैती डाली थोड़ी ना, अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, घोड़े दौड़ा रहे थे, वहां पर अपराध हो जाएगा। लेकिन सामान्य स्थितियों में, इनके अलावा की स्थितियों में प्रिपरेशन अपराध नहीं होती जब तक कि अटेम्प्ट न किया जाए। तो इन मामलों में अटेम्प्ट होना जरूरी है। मेंस रिया तभी काम करेगी जब अटेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज खुद में मेंस रिया अपराध नहीं होती। मेंस रिया तक आ जाए, प्रिपरेशन तक आ जाए, कोई अपराध नहीं है। और बिना मेंस रिया के, इन एब्सेंस ऑफ मेंस रिया भी कोई अपराध नहीं होता। यानी कि आपकी एक्टिविटी क्राइम है या क्राइम नहीं है, इस बात को निर्धारित करने के लिए मेंस रिया की आवश्यकता पड़ेगी, जो यह सिद्ध करेगी कि वाकई में द अटेम्प्ट was the crime or not, वो क्राइम है कि नहीं है। और मेंस रिया को सिद्ध कैसे करेंगे? मेंस रिया को सिद्ध करने के लिए कहीं मोटिव को ढूंढेंगे कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, मोटिव के बाद उसकी इच्छा को ढूंढेंगे, उसने किसी से कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, उसने किसी को बोला था कि मैं ऐसा करूंगा और मैं ऐसा चाहता हूं और मैं ऐसा करके रहूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो क्या हुई? उसकी इच्छा किसी के सामने गई। तो मोटिव, विल और मेंस रिया, मेंस रिया मोटिव और विल को फॉलो करते हुए बनेगी। खाली खाली मेंस रिया अगर आप कह दें और मोटिव ना सिद्ध कर पाए, विल ना सिद्ध कर पाए, तो उसकी मेंस रिया कैसे सिद्ध कर पाएंगे? क्योंकि मेंस रिया के खुद के इंग्रेडिएंट वोल्यूशन, विल, वोल्यूशन, मोटिव, विल है। ये तीन चीजें मेंस रिया के खुद के इंग्रेडिएंट हैं। तो मेंस रिया को सिद्ध करने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। उसमें वोल्यूशन हम जल्दी सिद्ध नहीं कर पाते हैं, हम मोटिव से शुरू कर लेते हैं कि मोटिव कहीं ना कहीं इसका क्रिएट हुआ होगा। तो मोटिव, विल, ये दो चीजें अगर हमको मिल जाए कि इसने कहीं कहा था, कोई काम किया था, क्यों ऐसा किया था, तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये मेंस रिया इसमें थी या नहीं थी। ठीक है? तो इविल इंटेंशन के साथ जो काम किया जाए
वो क्राइम है। ये क्राइम की एक बेसिक फॉर्मूला है। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना ही पड़ेगा, और इसी मेंस रिया पर मुकदमा चलता रहता है। अगर आप रंगे हाथों पकड़े गए और मुकदमा चला तो आप मुकदमे में कहेंगे क्या? आप सिर्फ इतना ही कहते रहते कि साहब मैं पकड़ा तो गया, मैं गया भी था, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं था, ये धोखे से हो गया, या कुछ और हो गया, या साहब मैं बहक गया था, या मैं होश में नहीं था, मैं नशे में था, मैं पागल था, कुछ ऐसा बताओगे। तो कहां पे बात टिकी? इविल इंटेंशन पे, कि इविल इंटेंशन था या नहीं था। उस इविल इंटेंशन के आधार पर ही कोई मुकदमा डिसाइड होगा। मेंस रिया समझ में आई? नाउ मेंस रिया के मामले में हम लोग कुछ अच्छे से केस कर लें। मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नाम की चीज है। अगर जहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है वहां मेंस रिया का कोई रोल नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से मतलब मेंस रिया जहां कहीं भी होगी वहां आप कहोगे इट्स एन मिस्टेक बाय मी, यही तो आप उसका अपवाद लेके आएंगे। अगर आप रंगे हाथों पकड़े गए तो आप यही तो कहेंगे इट्स एन मिस्टेक बाय मी। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, दो तरह की मिस्टेकें होती हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ क्रिएट्स ए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मिस्टेक ऑफ लॉ क्रिएट अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लॉ की मिस्टेक किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल एट ऑल, उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तो हमको यह देखना है कि जिस मिस्टेक की, जिस मेंस रिया की आप बात कर रहे हो कि साहब ये मिस्टेक थी, ये मेंस रिया नहीं थी, ये इविल इंटेंशन नहीं था, ये धोखा था, या धोखे से हो गया, मिस्टेक से हो गया, उस मिस्टेक के लिए यह जरूर सिद्ध करना पड़ेगा इट्स एन मिस्टेक ऑफ लॉ और इट्स एन मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? इफ एनी स्टैच्यूटरी प्रोविजन प्रोहिबिट्स एनीथिंग, इफ एनी स्टैच्यूटरी प्रोविजन प्रोहिबिट्स एनीथिंग, देन such act is a mistake of law and it is not excusable at all. Suppose R वर्सेस प्रिंस का केस है आपके पास। R वर्सेस प्रिंस के केस में एक 16 साल से कम उम्र की लड़की है और इंग्लैंड में 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहवास करना अपराध है। जैसे कि भारत में 18 वर्ष की लड़की के से छोटी लड़की के साथ सहवास करना अपराध है जब तक विवाहित ना हो, उसकी कंसेंट हो या ना हो। आर वर्सेस प्रिंस के केस में एक लड़की जो 20-22 साल की लगती है देखने में, प्रिंस आया, उसने उससे बात की, लड़की तैयार हुई, लड़की ने कहा मेरी उम्र 22 साल की है। प्रिंस के साथ वो एक होटल में गई, वहां पर दोनों ने समागम किया। उसके बाद उस लड़की को प्रिंस छोड़ गया। लड़की के पिता ने देखा तो लड़की के पिता ने प्रिंस के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया, कोर्ट में केस गया। प्रिंस बोलता है देयर इज नॉट माई फॉल्ट एट ऑल, मेरी कोई मेंस रिया नहीं थी, कोई विल इंटेंशन नहीं था कि मैं 16 साल से कम की लड़की को ले जाऊं। क्यों? क्योंकि साहब इस लड़की ने स्वयं 22 वर्ष अपनी आयु बताई थी और देखने में भी ये 22 वर्ष लगती है। कोर्ट के सामने बात गई तो वो कहता है मेंस रिया की एब्सेंस है इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा इट्स एन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्योंकि इट्स एन वायलेशन ऑफ लॉ, ये कानून का उल्लंघन है और कानून कहता है दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज हर एज। ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम पहले पता करो कि उसकी आयु क्या है। इसलिए ये मिस्टेक ऑफ लॉज में गवर्न होती है और अगर ये मिस्टेक ऑफ लॉ है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जम्पशन या कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। आपको किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन या कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। इट्स मीन्स आप अपराधी हैं। इसी प्रकार का एक और केस है आर वर्सेस टॉल्समैन। आर वर्सेस टॉल्सन का केस है। आर वर्सेस टॉल्सन के केस में बिल्कुल सेम, आर वर्सेस प्रिंस और आर वर्सेस टॉल्सन के केस में सिमिलरिटी और फर्क बताया है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। आर वर्सेस टॉल्सन के केस में एक महिला, विवाहित महिला है, उसका पति आर्मी में काम करता है, उसके पति की मृत्यु हो गई। आर्मी ने इस बात की कंफर्मेशन दी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। आर्मी की कंफर्मेशन के बाद उस महिला के परिवार के, ससुराल के लोगों ने भी यह कहा कि फला की मृत्यु हो चुकी है। यह मानते हुए उसने दूसरा विवाह कर लिया कि उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पति की मृत्यु हो गई। इंग्लैंड में क्या कानून है
कि आप द्विविवाह नहीं कर सकते जब तक कि आपने अपने पहले पति से या पत्नी से डिवोर्स ना ले लिया हो या उसकी मृत्यु ना हो गई हो। ये दो ही कंडीशनें हैं जब आप विवाह कर सकते हैं, दूसरा अदरवाइज आप दूसरा विवाह अपराध है। चूंकि टॉल्सन की मृत्यु हो चुकी है, मिस्टर टॉल्सन की मृत्यु हो चुकी है, मिसेस टॉल्सन को यह बात कंफर्म हो चुकी है, आर्मी ने कंफर्म कर दी जहां वो जॉब करता था, और उसके घर वालों ने कंफर्म कर दिया जिनका वो बेटा है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः ये समझ के कि टॉल्सन की मृत्यु हो चुकी है, उसने दूसरा विवाह कर लिया। जब उसने दूसरा विवाह किया तो अपनी फिल्मी स्टाइल में मिस्टर टॉल्सन कहीं से चले आए। वो जीवित थे। वो विदेशी राज्य में, जिस राज्य से उनका युद्ध चल रहा था, उन्होंने उसको गिरफ्तार करके रखा था। इन्होंने समझा कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो वहां से छूट के भाग आए। जब वहां से भाग के आए तो उन्होंने देखा मेरी पत्नी ने तो दूसरा विवाह कर लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल कर दिया। मुकदमा फाइल करके बाइगामियस एक्टिविटी के चार्जेस लगाए गए। ऑनरेबल कोर्ट के सामने बात गई तो कोर्ट के सामने वही मेंसरिया पे खेल चलेगा। कोर्ट से कहा गया, मिसेस टॉल्सन कहती हैं कि देयर वाज द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, आई डू नॉट हैड एनी इंटेंशन टू रीमैरी। अगर मेरे पास ये सूचना होती कि मेरा पति जीवित है तो मेरा कोई इंटेंशन दूसरा विवाह करने का नहीं था, और इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया मुझे छोड़ दिया जाए। पति कहता है आर वर्सेस प्रिंस के केस को कोर्ट करिए, और उस मामले में ये इनका दायित्व बनता था कि ये पता करें कि हम जीवित हैं कि नहीं हैं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये फैक्ट आए कि वाकई में उन्होंने पता करने का प्रयास किया था। आर्मी ने कहा कि मर चुके हैं, उनके परिवार वालों ने कहा मर चुके हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह मिसेस टॉल्सन के मन में नहीं हो सकता था, और मिसेस टॉल्सन के दिमाग में अगर कोई संदेह नहीं हो सकता था तो उनका किसी भी प्रकार का कोई इंटेंशन या कोई स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं बनती। और चूंकि उनकी कोई स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं बनती, इसलिए मेंसरिया के एब्सेंस में उनको छोड़ा जाता है, उनके खिलाफ बाइगामियस चार्जेस नहीं लगाए जाते। दोनों को कंपेयर करिए तो एक स्थान पर फैक्ट और एक स्थान पर लॉ। वो कहता है कि सामने लड़की है, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि तुम पता करो कि इसकी आयु क्या है। वहां पर कह रहा तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है पता करो कि मरा कि नहीं मरा। उसने पता किया और वाकई में वो मर चुका था। अब बाद में ऊपर वाले ने कहीं बना के उसको भेज दिया, बचा के भेज दिया, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आर वर्सेस टॉल्सन के केस में उसको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया। ये दो मेंसरिया के बड़े केसेस हैं। इसके अलावा हमारे यहां इंडिया में एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस बड़ा अच्छा सा केस है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज के केस में एक स्विस एयरवेज मानिला ज्यूरिक से उड़ा और मालिना जा रहा था। मानिला यानी कि ज्यूरिक का मतलब जर्मनी से उड़ा और वो फिलीपींस जा रहा था। जर्मनी से यूरोप से जब इधर जाते हैं तो भारत या किसी इधर के कंट्री में उसको रुकना होता है, क्योंकि फ्यूल इतना नहीं होता कि वो वहां तक पहुंच जाए। वहां से वो 10-12 घंटे का 8-10 घंटे का सफर करके आएगा तो यहाँ रुकता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको मेंटेनेंस देखता है, फ्यूल सप्लाई होती है, उसके बाद वो फिर से उड़ान भरता है। एमएच जॉर्ज भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय एयरवेज पे नहीं बैठा, स्विस एयरवेज पे बैठा है। वो सोना लेके आ रहा है, और ज्यूरिक से सोना ले जाना, जर्मनी से सोना ले जाना और फिलीपींस में सोना लाना अपराध नहीं, लेकिन भारत में सोना लाना और ले जाना दोनों अपराध है, बिना भारत सरकार की परमिशन के। जब उनका मुंबई एयरपोर्ट पर जहाज रुका तो किसी ने खबर दे दी कि एमएच जॉर्ज तो बड़ा सोना लेके जा रहा है। रेड डाल दी, वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोना पकड़ा गया। एमएच जॉर्ज को कोर्ट लाया गया। एमएच जॉर्ज ने कहा देयर वाज नॉट एनी द मेंसरिया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि मुंबई आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे क्या मतलब है मुंबई से, मुझे ना मुंबई का पासपोर्ट है ना मुझे मुंबई उतरना था, मुझे तो जर्मनी से उड़ना था, फिलीपीन जाना था, और मैं भारतीय जहाज पे भी नहीं बैठा जहां उनका जुडिक्शन लगता है, मैं क्यों अपराधी हूं। ऑनरेबल कोर्ट के पास जब बात आगे तक गई तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नो, इट इज अ स्टैट्यूटरी फॉल्ट, ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ है। भारत में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनाते हुए किसी भी व्यक्ति को
ये लाभ नहीं दिया जा सकता कि उसको मालूम नहीं था। जहां कानून सामने आता है, फैक्टों का मैटर नहीं है, जहां कानून का मैटर है, वहां आप धोखे से घुसे आए या जानबूझ के आए, आपको पता था या नहीं पता था, ये हम नहीं देखेंगे। सोच के देखो कि अगर एमएच जॉर्ज को वहां पर मेंस रिया के आधार पर छोड़ दिया जाए तो भारत में स्मगलिंग की क्या स्थिति होगी। लोग उस जहाज पर बैठेंगे जो जा रहा है किसी और कंट्री में और कहीं से आ रहा है लेकिन भारत में रुकना है उसको, स्मगलिंग एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। और जब पता लगेगा तो वो कहेगा साहब हमको मालूम ही नहीं था, मैं तो इस कंट्री में आ ही नहीं रहा था। तो भारत सरकार, भारत के कोर्ट्स का जो डिसीजन आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई, स्टैट्यूटरी लॉज का उल्लंघन किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं हो सकता। दैट मिस्टेक, ये जो मेंस रिया आपकी है, आप कहते हो इट इज ए गुड, इट विद द गुड इंटेंशन, यहां पर हम मेंस रिया चीज देखेंगे ही नहीं, ये स्टैट्यूटरी उल्लंघन है। और जहां पर स्टैट्यूटरी उल्लंघन होता है, जहां पर संविधि या किसी कानून का उल्लंघन होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ठीक इसी प्रकार का एक और केस है नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रेन्स को बेचना, लाना, ले जाना लाइसेंस के तहत ले आई है, लाइसेंस के तहत कर दिया है। क्या है, जो ग्रेन्स यानी कि अनाज है, अनाज को बेचना और उसको खरीदना, सरकार कहती है कि यदि आपका स्वयं का नहीं है तो आप हमसे लाइसेंस लीजिए, लाइसेंसी लोग ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं अनाज की, और ये लाइसेंस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए किसी को भी परमिशन नहीं दी जा सकती। नाथूलाल ने मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन की। उस एप्लीकेशन के तहत उन्होंने परमिशन मांगी, उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा की, और फीस जमा करने के बाद लाइसेंस मिलने से पहले वो काम करने लगे। लेकिन जब वो काम कर रहे थे तो उस कार्य की, खरीद की पूरी इंफॉर्मेशन फूड इंस्पेक्टर को दे रहे थे लिखित रूप से, और बता रहे थे मैंने यहां से खरीदा है, यहां ले जाऊंगा, ये वो, मेरा लाइसेंस यहां पर एप्लीकेबल है। फिर भी फूड डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ लिया, मुकदमा चला। तो मुकदमे का बेस ये था कि जब तक आपके हाथ में लाइसेंस नहीं आ गया तब तक आपने जो ग्रेन्स खरीदे वो लाइसेंसिंग एक्ट का उल्लंघन किया है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने बात गई तो ये बात आई कि मैंने अप्लाई कर रखा है, प्रिस्क्राइब्ड फीस जमा कर रखी है, फूड इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और उसका जो भी रिटर्न होता है मैं जमा कर रहा हूं, और उसके जो भी टैक्स और फीस पड़ती है मैं लगातार उसको जमा कर रहा हूं, और कंसर्निंग डिपार्टमेंट लगातार उसको ले रहा है हमसे। ऑनरेबल कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा वो विलफुल क्राइम नहीं कर रहा था। लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, उसका सैंक्शन मिलना और उसका एक सर्टिफिकेट बना, इन दो चीजों में फर्क है थोड़ा सा। उसका सर्टिफिकेट नहीं बना था, लेकिन बाकी जितनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी नाथूलाल ने पूरी कर रखी हैं, और चूंकि नाथूलाल ने सभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रखी हैं इसलिए वो अपराधी नहीं है, क्योंकि उसके कोई मेंस रिया यहां पर नहीं है। ठीक, ये दो अच्छे केस हैं हमारे पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। ठीक है, इसमें आपके पास एक केस आगे है कुंडी वर्सेस लीकॉक। कुंडी, CUNDY, कुंडी वर्सेस लीकॉक। किसी भी व्यक्ति को जिसने दारू पी रखी हो उसको दारू देना लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उल्लंघन है, एक लाइसेंस का उल्लंघन है। जिसके पास दारू बेचने का, शराब बेचने का लाइसेंस हो, उसके लिए ये प्रोहिबिशन है कि वो लाइसेंस के तहत किसी ड्रंकन व्यक्ति को, किसी नशे में व्यक्ति को जो नशा किए हुए हो, उस व्यक्ति को शराब नहीं बेच सकता। श्रीमान जी चले आए, मुंह उठाए, ना तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन इसका किसी भी प्रकार से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो उन्होंने शराब पी रखी। अतः लिक्विड शॉपकीपर ने उनको शराब बेच दी। अब समस्या ये आई कि वो अपराध है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। इस मामले में इज एब्सोल्यूट एंड दैट नॉलेज ऑफ द कंडीशन ऑफ द पर्सन सर्व्ड इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। कहता है कि पूरी
कंडीशन को जाने और पता करके आवे ये दारू पिए था नहीं पिए था, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि ये एहसास हो सकता था कि इसने दारू नहीं पी रखी है और कोई कारण नहीं था ये पता करने का या ये जानने का कि इसने ये नशे में है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसका लाइसेंस रिज्यूम किया जाए। इसका एक दूसरा केस है शराज वर्सेस डी रडजन। शराज वर्सेस डी रडजन, यही लाइसेंसिंग एक्ट 1872 के तहत दारू के ठेके में ये एक कानून है कि किसी भी पुलिसमैन को ऑन ड्यूटी शराब नहीं बेची जा सकती और नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा किया गया तो लाइसेंस ने रद्द कर दिया जाएगा। एक पुलिसमैन अपने बैचेस उतार देता है, अपनी बेल्ट उतार देता है और आइडेंटिटी की वो सभी चीजें जो उसको पुलिसमैन सिद्ध करती हैं वो उतार के शराब लेने दुकान पर जाता है। जिसका लाइसेंस है उसकी बेटी ने उसको शराब दी, उसने शराब पी और इसी दौरान उसकी पकड़ हो जाती है, पता लगा कि ये ऑन ड्यूटी शराब पी रहा बैठा। लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट के सामने ये बात आई कि क्या लाइसेंस जिसके पास है उसके पास कोई भी साधन है ये पता करने का कि ये व्यक्ति ड्यूटी पर है। कहता कोई साधन ऐसा नहीं है ड्यूटी पर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई पुलिसमैन जब ड्यूटी पे होता है तो वो अपने बैचेस लगाता है, वो अपनी आईडी लगाता है, वो बेल्ट बांधता है और वो सारी चीजें एब्सेंट हैं। इसलिए उस महिला ने जो उस लाइसेंस बार की मालकिन है, मालिक की बेटी है, उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसका लाइसेंस रिज्यूम किया जाता है और उसका कोई, क्योंकि मेंस रिया नहीं है, वो कानून तोड़ने का उसका कोई मूड नहीं था, वो कानून तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको रिज्यूम किया जाता है। एक और इसमें केस है आर वर्सेस थॉमसन वीट एंड आर वर्सेस मरियम स्टॉक। आर वर्सेस थॉमसन वीट एंड आर वर्सेस मरियम स्टॉक। ये थॉमसन वीट और मरियम स्टॉक हस्बैंड वाइफ हैं। वीट ने का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी कुछ अनचेस्टिटी वर्क करती है। अनचेस्टिटी वर्क से मतलब है कि वो कहीं बाइगामियस एक्टिविटी करती है। इसको देखते हुए इन्होंने उसके खिलाफ डिवोर्स फाइल कर दी। अपने एडवोकेट को बोला, चूंकि ये बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जो एडवोकेट ने बताया वही इन्होंने किया। एडवोकेट ने कहा कि आप कुछ पेपर्स पे साइन कर दीजिए, समझिए कि आपका तलाक हो गया। इन्होंने फिर उससे इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसने कहा सिग्नेचर करके भेज दीजिए, फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी है, आपका तलाक हो गया है। जब एडवोकेट ने कह दिया कि आपका तलाक हो गया है तो इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। पहली पत्नी ने मुकदमा कर दिया, उसने कहा डिवोर्स जब तक अनाउंस नहीं हुआ तब तक शादी कैसे कर ली। कोर्ट के सामने बात गई। इन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, मेरे वकील ने कहा कि तलाक हो गया है, मैंने ये सोचकर दूसरी शादी कर ली, मुझे लगा कि मेरा तलाक हो चुका है। इनकी पत्नी के ऊपर, जो दूसरी पत्नी है मरियम स्टॉक, उसके ऊपर भी मुकदमा चला। उसने कहा कि साहब इन्होंने बताया कि मेरा तलाक हो चुका है, अतः इसको देखते हुए मैंने दूसरा विवाह कर लिया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डिफेंस आपको नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टैच्यूटरी लॉ का उल्लंघन हुआ है। जब तक डिवोर्स पेपर हाथ में ना आ जाएं तब तक डिवोर्स नहीं मानी जा सकती और आपको स्वयं कंफर्म करना था कि डिवोर्स हुई या नहीं हुई। अगर आपकी डिवोर्स नहीं हुई थी तो ये विधि का उल्लंघन है और यहाँ पर आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है, तो दूसरा विवाह इल्लीगल है। ठीक है, ये आपका मेंस रिया का पूरा खेल था। इसमें शराज वर्सेस डीडसन और होप्स वर्सेस विंचेस्टर कॉरपोरेशन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। शराज वर्सेस डीडसन का केस अभी हमने आपको करवाया और होप्स वर्सेस विंचेस्टर कॉरपोरेशन का केस दूसरा है। शराज वर्सेस डीडसन के केस में ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब पीछे वाला प्रकरण था तो उसमें मेंस रिया का गेम हो रहा था कि मेंस रिया का रोल क्या है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये इम्प्लाइड है कि हर एक एक्ट में मेंस रिया शामिल है। ये इम्प्लाइड है कि हर एक एक्ट में मेंस रिया शामिल है, अतः उसमें मेंस रिया जब तक कॉन्ट्रेरी रूप से लिखी ना जाए कि इसमें मेंस रिया नहीं देखनी है, तब तक हर एक मामले में मेंस रिया देखी जाएगी। इसके अगेंस्ट में दूसरा केस जो आया है होप्स वर्सेस विंचेस्टर कॉरपोरेशन का, उस केस में उसने कहा कि किसी भी मामले में मेंस रिया नहीं देखी जानी चाहिए जब तक कि मेंस रिया स्पेशली रिक्वायर्ड ना हो।
ये तो अपने में विरोधाभासी केसेस, विरोधाभासी केस हैं। तो इन दोनों केसेस में, एक में वो कहता है कि मेंस रिया को पहले नहीं देखना चाहिए जब तक कि मेंस रिया उसमें कहा ना गया हो कि मेंस रिया देखो, और पहले वाले केस में वो कहता है कि मेंस रिया हर एक केस में इंप्लाइड है, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए जब तक कि कहा ना गया हो कि मेंस रिया नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट में इस तरह के केसेस चलते आ रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कि स्टैट्यूटरी लॉज और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स कहां पे वो फोल्ड कर रहा है। उन मामलों में मेंस रिया का अपने अपने तरह से अपना अपना रोल है। ठीक, भारतीय मामलों में हर केस में हम ये मानते हैं कि मेंस रिया इज इंक्लूडेड, मेंस रिया इंक्लूडेड है। कोई एक्ट बना है तो उसमें मेंस रिया इंक्लूडेड है। ठीक है, मेंस रिया या जो क्रिमिनल इंटेंशन है या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मामला है, इसमें कोई दिक्कत, क्राइम बिल्कुल अंडरस्टूड है कि क्राइम भला क्या है, कैसे काम करती है, और पहले हम ये कैसे पता करेंगे ही इज अ क्रिमिनल और नॉट। ठीक, आज का लेक्चर